हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और वो है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर इनको जानते हम लोग बारी बारी से। ग्लोब जब मैं पढ़ा रहा था तब भी इनका जिक्र हुआ था, मानचित्र जब मैं पढ़ा रहा था तब भी इनका जिक्र हुआ था। हमारी जो धरती है, ग्लोब क्या है जी? धरती का एक नमूना है ना। तो हमारी धरती का आकार कैसा है? लगभग गोलाकार। साइड से अगर देखें तो धरती अंडाकार दिखती है, ऊपर और नीचे से देखें तो संतरे के आकार की दिखती है। ये बात मैं आपको समझाया था। दोनों को मिला दिया जाए तो धरती का आकार लगभग गोलाकार हो गया। तो लगभग गोला मैंने भी बना दिया है, पूर्ण नहीं है, लगभग गोला है। ये मान लीजिए हमारी धरती है और इस धरती पर पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो याद करिए दिशा। मैंने बताया था कि जब भी हम मानचित्र लेते हैं, ग्लोब लेते हैं जो बनाए जाते हैं, तो ऊपर हमारा क्या होता है जी? नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा, और दक्षिण में होता है साउथ, नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। दाहिनी तरफ क्या होता है? ईस्ट, और बाईं तरफ क्या होता है? वेस्ट, पूर्व और पश्चिम, ये दिशा है। तो कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन कल्पना करी गई है विद्वानों के द्वारा कि ऐसी कुछ रेखाएं हैं। तो ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं, कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं ये काल्पनिक रेखाएं, जो पूरे धरती के चारों तरफ से, पृथ्वी के चारों तरफ से, अर्थ के चारों तरफ से ऐसे होकर के गुजरती हैं। और इनको पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचा गया है काल्पनिक रेखाओं को, और ये धरती के चारों तरफ से होकर के गुजरती हैं। यानी कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एक वृत्त बनाती हैं, सर्कल बनाती हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। इन्हें वृत्ताकार काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं या फिर अक्षांश वृत्त। क्या कहते हैं जी इनको? अक्षांश रेखाएं या फिर अक्षांश वृत्त, क्योंकि ये वृत्ताकार होती हैं, सर्कुलर होती हैं, सर्किल के आकार की होती हैं। और ऐसे यहां पर जो धरती के ठीक बीचों बीच से होकर के जो इस तरह की काल्पनिक रेखा खींची गई है, अक्षांश रेखा खींची गई है, उस अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त। विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त, है ना, जो धरती के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। नाम यह भूमध्य। भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीच में, यानी कि भूमि के, धरती के ठीक बीचों बीच से होकर के जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है वृत्ताकार, जो धरती को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, आधा ऊपर आधा नीचे, उस काल्पनिक रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवत वृत्त कहते हैं। और पूर्व से पश्चिम की तरफ वृत्ताकार जैसी जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उन अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त कहते हैं। यानी कि धरती के ठीक बीचों बीच से होते हुए धरती को दो बराबर भागों में बांटते हुए जो अक्षांश रेखा अक्षांश वृत्त खींची गई है, उसे अक्षांश रेखा अक्षांश वृत्त को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त कहते हैं। इसको डिग्री में नापें तो इसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। तो ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके ऊपर और इसके नीचे
दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से हैं। ऊपर का जो आधा हिस्सा है और नीचे का जो आधा हिस्सा है इसको कहते हैं गोलार्ध। क्या कहते हैं? गोलार्ध। गोलार्ध ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, गोलार्ध। तो ये है दो शब्दों से मिलकर बना गोला प्लस आधा, यानी कि आधा गोला। धरती कैसे गोलाकार है ना, तो उसका आधा वाला गोला, आधा हिस्सा हो गया गोलार्ध। गोला प्लस आधा गोलार्ध, यानी कि ये गोलार्ध और यह एक गोलार्ध। तो जो ऊपर का जो आधा हिस्सा है, यानी कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर का जो आधा हिस्सा है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं उसको? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का यानी कि दक्षिण की तरफ का जो आधा हिस्सा है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये दोनों बिल्कुल बराबर है। अब जो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर ऐसे ही काल्पनिक ढेर सारी रेखाएं खींची गई हैं, है ना, वो 90 डिग्री तक खींची गई है। यानी कि 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में हैं और 90 ही डिग्री अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में हैं। तो यहां से विषुवत वृत्त से उत्तर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको एक अलग से नाम दिया गया है, वो है कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है ये हमारे देश के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। हमारे देश को दो बराबर भाग में बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ओके, देन इससे 66.5 डिग्री उत्तर जब जाते हैं तो एक और अक्षांश रेखा हमको मिलती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसको कहते हैं। और ये होता है आर्कटिक सर्कल, हिंदी में कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो ये है, इसी को कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल। तो यहां से 0 डिग्री से लेकर के ऊपर पूरे 90 डिग्री तक हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक ये हैं जो मुख्य मुख्य थे, जिनका नामकरण करना आवश्यक था, उनका नाम हमने आपको यहां पर बताया है। ठीक उसी तरह से इसके नीचे भी ये 90 डिग्री तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक। तो उत्तर में भी अगर इसी तरह के मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको देख, अक्षांश वृत्तों को देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं मकर रेखा, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद इससे और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो यहां से एक और अक्षांश रेखा जाती है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त हिंदी में और इंग्लिश में अंटार्कटिक सर्कल ये कहते हैं। और फिर
जो 90 डिग्री यहां आएगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसी को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो ये सारे के सारे जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनका आकार वृत्ताकार है। ये सभी के सभी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ गुजरती हैं, धरती के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ। इनका आकार वृत्ताकार है और ये सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इनको समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। यानी कि ये जो अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को टच नहीं करते, एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते, दूसरे को प्रतिषेध नहीं करते, एक दूसरे को काटते नहीं हैं कहीं भी। ये इनके बीच की दूरी हमेशा, किसी भी दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा हर जगह एक बराबर है। और पैरेलल लाइंस में तो यही होता है, समांतर रेखाओं के बीच में। तो ये अक्षांश रेखाएं जो ये पैरेलल लाइंस हैं, समानांतर रेखाएं हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनमें सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है, वो है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, इंग्लिश में जिसको इक्वेटर कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है। और जैसे जैसे इस विषुवत रेखा के हम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। और ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है, यह एक बिंदु मात्र रह जाता है। ठीक उसी तरह इस भूमध्य रेखा की, इस विषुवत रेखा के जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो जैसे हम बढ़ते वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, दक्षिण जो ध्रुव है वो सिर्फ एक बिंदु मात्र रह जाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये बिंदु मात्र ही है। इस तरह से इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती और बढ़ती, यानी कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक बराबर नहीं है, परंतु सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे को स्पर्श कहीं भी नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की जो अगर दूरी नापेंगे तो ये 111 किलोमीटर है। ठीक इसी तरह 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश के बीच की अगर दूरी नापेंगे तो वो भी 111 किलोमीटर। यानी कि किसी भी दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। एनी 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है। ऐसा चलिए, अब है कि इन अक्षांश रेखाओं ने मिलकर के धरती को कई कटिबंधों में बांट रखा है, पृथ्वी को कई कटिबंधों में बांट रखा है। तो इन कटिबंधों के लिए हम एक अलग से फिर से फिगर बनाते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे और बात समझ में आए। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी जो कि गोलाकार है ना, और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से पूर्व से पश्चिम की तरफ ये जो एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ से 23.5 डिग्री जब नॉर्थ जाते हैं तो हमको मुलाकात होती है कर्क रेखा से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। और 66.5 डिग्री जब हम नॉर्थ जाते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये जो अक्षांश रेखा है इसका नाम है आर्कटिक वृत्त, यानी कि आर्कटिक सर्कल। और जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, तो ये हमारा होता है नॉर्थ पोल। ठीक उसी तरह
जब इस विषुवत रेखा के हम नीचे आते हैं यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जब हम बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको हम लोग मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। फिर 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है यानी कि 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इसको एंटार्क्टिक सर्कल या एंटार्क्टिक वृत्त कहते हैं। और यहाँ जो 90 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यही होता है हमारा साउथ पोल। अब जो है इस कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच का ये जो जोन बन रहा है, एक जोन बन रहा है, एक कटिबंध बन रहा है इन दोनों के बीच का, ये देखिए ये कटिबंध बन रहा है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी कि ये वो क्षेत्र है, टॉरिड जोन इंग्लिश में कहते हैं, जहां पर सालों भर गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है वो इन्हीं कर्क और मकर रेखाओं के बीच में गमन करता है। सूर्य इन्हीं कर्क और मकर रेखाओं के बीच में गमन करता है। हमारा देश यहां पड़ता है, उसका आधा हिस्सा जो हमारे देश के ठीक बीचों बीच से यही 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कि कर्क रेखा होकर के गुजरती है, यानी कि आधा का जो हमारा दक्षिण भारत है वो इसी उष्ण कटिबंध में पड़ता है, वहां पर सालों भर गर्मी पड़ती है। सूर्य गमन करता है इसी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा में। जब सूर्य 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो हम कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण है, और जब सूर्य इस 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की तरफ दक्षिण गोलार्ध में रहता है तो हम कहते हैं कि सूर्य दक्षिणायन है। यानी कि सूर्य गति करते करते यहां से विषुवत रेखा से पहुंचता है मकर रेखा पर, और मकर रेखा से फिर सूर्य नीचे की तरफ बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आता है विषुवत रेखा पर, फिर आगे बढ़ते रहता है और वो सूर्य चलते चलते चला जाता है मकर रेखा पर, और मकर रेखा के बाद वो फिर यहाँ से रिटर्न जर्नी करता है, फिर वापस लौटता है और बढ़ते बढ़ते वो 0 डिग्री अक्षांश पे पहुंचता है विषुवत रेखा पर, और फिर बढ़ते बढ़ते मकर रेखा कर्क रेखा पर। और इसी तरह से सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गमन करते रहता है, वो ट्रेवल करता है। तो चूंकि ये वो जोन है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जहां पर सूर्य की किरणें लगभग सालों भर सीधी पड़ती हैं, सबसे अधिक पड़ती हैं, और यहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए इसको टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध कहते हैं। सालों भर यहां पर जबरदस्त गर्मी पड़ती है। ओके, अब हम बात करते हैं ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के जोन की, और फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की दूरी की। यानी कि ये वाला जोन अब यहां पर तैयार हो रहा है, ये जोन, और वैसा ही एक जोन इधर भी तैयार हो रहा है। ये दोनों जोन सेम है, इनको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं जी? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, सेमी टॉरिड जोन, शीतोष्ण कटिबंध, ये भी है सेमी टॉरिड जोन, है ना। ओके, देन शीतोष्ण दो शब्दों से मिलकर बना शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण इज इक्वल टू शीतोष्ण। यानी कि ये वो जोन है जहां पर न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है ठंडी भी पड़ती है, पर न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा ठंडी पड़ती है, दोनों
नॉर्मल होते हैं, यानी कि नॉर्मल ठंडी और नॉर्मल गर्मी पड़ती है शीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि इन दोनों ही कटिबंधों में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए ज्यादा गर्मी नहीं होती। जब सूर्य यहां होता है, मकर रेखा पर होता है, तो वो इस वाले शीतोष्ण कटिबंध से बहुत दूर होता है और सूर्य की यहां पर किरणें ज्यादा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इस कटिबंध में उस समय शीत ऋतु होती है, जाड़े की ऋतु होती है, विंटर सीजन होता है। जैसे जैसे सूर्य इस मकर रेखा से अब विषुववृत्त की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वहां पर ठंडी की मात्रा घटती जाती है। जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर ठंडी थोड़ी सी और कम पड़ जाती होती है, और जब यहाँ से सूर्य बढ़ने लगता है कर्क रेखा की तरफ, तब यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगती है, और जैसे ही वो कर्क रेखा पर पहुंचता है पर जबरदस्त गर्मी पड़ती है। फिर जब वो रिटर्न जर्नी में आता है, यहाँ से कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ बढ़ेगा, कर्क रेखा से जैसे जैसे विषुवत रेखा की तरफ जाएगा वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी। विषुवत रेखा पर पहुंच करके गर्मी बहुत कम हो गई है, यानी सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, विंटर सीजन की शुरुआत हो जाएगी। और जैसे जैसे अब यहाँ से ये मकर रेखा की तरफ बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर ठंड बढ़ती चली जाएगी। ठीक उसी तरह यहाँ शीतोष्ण कटिबंध में होता है कि जब यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य है, यहाँ इस कटिबंध में बहुत ज्यादा गर्मी है, सूर्य इसके नजदीक है, और फिर जब ये रिटर्न जर्नी विषुवत रेखा की तरफ जाता है तो यहाँ पर गर्मी घटने लगती है, और वो बढ़ते बढ़ते जब विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर गर्मी खत्म हो जाती है, सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। और जब ये यहाँ से मकर रेखा की तरफ बढ़ने लगता है तो यहाँ पर ठंड बढ़ने लगती है। कर्क रेखा पर पहुंचते ही इस यहाँ पर ठंड जबरदस्त बढ़ जाती है, यानी कि जब यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ ठंडी होती है, जब यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ ठंडी होती है, एक दूसरे के विपरीत होता है। और ये निर्भर करता है कि हमारा सूर्य कैसे गमन कर रहा है, यानी कि सूर्य अगर दक्षिणायन है तो ये उत्तरी जो शीतोष्ण कटिबंध है वहां पर शीत ऋतु होगी, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी होगी। जब सूर्य उत्तरायण होगा तब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी होगी और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध में ठंडी होगी, ऐसा होता है। परंतु इस उष्ण कटिबंध में हर हाल में सूर्य तो इसके पास ही रहता है, यहाँ पर सालों भर जबरदस्त गर्मी पड़ती है, ये उष्ण कटिबंध है। अब हम बात करते हैं इस जोन की, ये जो आप देख रहे हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ लॉटिट्यूड तक, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तरी ध्रुव तक का ये जोन, और फिर यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक का ये जो जोन है, ये जोन एक है, और इनको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं इनको जी? शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, इसको भी कहते हैं शीत कटिबंध। शीत का अर्थ है ठंडा, यानी कि ये वो कटिबंध है, वो ये क्षेत्र है जहां पर सालों भर जबरदस्त ठंडी पड़ती है, सालों भर यहां पर जबरदस्त ठंडी पड़ती है, उत्तरी शीत कटिबंध में भी और दक्षिणी शीत कटिबंध में भी, क्योंकि यहां पर सालों भर सूर्य की जो किरणें हैं तिरछी ही पड़ती हैं, कभी भी सीधी सूर्य की किरणें यहां पर पड़ती नहीं, और वो भी उसकी मात्रा बहुत कम पहुंच पाती है। एक तो किरणें तिरछी होती है, दूसरी उनकी मात्रा कम होती है, इसीलिए यहां पर सालों भर ठंड पड़ती है और यहां पर बर्फ जमी रहती है, टेम्परेचर सालों भर माइनस में ही रहता है, यहां शीत कटिबंध में भी और इस दक्षिणी शीत कटिबंध में भी। तो इस तरह से ये अक्षांश रेखाएं मिलकर के 3 कटिबंध बनाती हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी हमारी अक्षांश रेखाओं की बात। अब जरा हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के, तो इनको मिटाते हैं तब चलते हैं देशांतर रेखा के पास। देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव
और दक्षिणी ध्रुव को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाती हैं। देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती हैं, और इस तरीके से ये काल्पनिक रेखाएं यानी कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं, सेमी सर्कुलर होती हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई जो कि लगभग गोलाकार है। मैंने भी लगभग गोलाकार बनाने की कोशिश किया है, और यही है हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ही ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, इसी को कहते हैं देशांतर रेखा, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। ये अर्धवृत्ताकार होती है। अब ये जो हमने देशांतर रेखा लिया है इसको माना जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जिस तरह से 0 डिग्री लैटिट्यूड था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी जो कि धरती को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, आधा ऊपर का हिस्सा आधा नीचे का हिस्सा, और दोनों बराबर थे। आधा ऊपर वाले हिस्से को कहा गया था उत्तरी गोलार्ध और आधा नीचे वाले हिस्से को कहा गया था दक्षिणी गोलार्ध। ठीक उसी तरह से ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, आधा पूर्व का हिस्सा और आधा पश्चिम का हिस्सा। आधा पूर्व का जो हिस्सा है उसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं उसको जी? पूर्वी गोलार्ध। और आधा जो पश्चिम का हिस्सा है उसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ये भी बांटती है। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसके पूर्व में 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं खींची गई है, और इसके पश्चिम में भी 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। जबकि अक्षांश में क्या बताया था, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा थी विषुवत, उसके उत्तर में 90 डिग्री तक, उसके दक्षिण में 90 डिग्री तक, यानी कि दोनों मिला दे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। जबकि देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको कि इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, तो इस प्राइम मेरिडियन से पूर्व की तरफ 180 डिग्री तक देशांतर रेखा खींची गई है, और इसके पश्चिम में भी 180 डिग्री तक खींची गई है, यानी कि 180 डिग्री और 180 डिग्री 360 डिग्री। ये तो हमें भी पता है कि एक वृत्त में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, एक बिंदु के चारों तरफ कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये 360 डिग्री ये टोटल बन रहे हैं। ये जो आपके देशांतर रेखाएं बनती हैं वो अब वो इस तरह से हो गई, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। ये पूर्व के लिए पूर्वी गोलार्ध में ये देशांतर रेखाएं खींची जा रही हैं, ये पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखाएं खींची जा रही हैं। ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आप देख रहे हैं कि ये सभी जो देशांतर रेखाएं इनका आकार अर्धवृत्ताकार होगा। ध्यान देना है, अक्षांश रेखाओं का आकार वृत्ताकार था, इनका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर सभी के सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से स्पर्श करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे से मिलती हैं। ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं, जबकि अक्षांश रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती थी, कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती थी, जबकि देशांतर रेखाएं 2 जगहों पर, एक उत्तरी ध्रुव पर और दूसरे दक्षिण ध्रुव पर एक दूसरे से स्पर्श करती, एक दूसरे को टच करती हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि जैसे अब उत्तरी ध्रुव से यहां से अब हम जब चलेंगे, बीच में एक विषुवत रेखा भी हम आपको लेते, अक्षांश रेखा भी ले रहे हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा। तो
यहां से उत्तरी ध्रुव से जैसे ही हम विषुवत वृत्त की तरफ बढ़ते जाते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और दो लगातार देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर ही होती है। और जब हम विषुवत रेखा से फिर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर उन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और दक्षिण ध्रुव पर आकर के शून्य हो जाते हैं, यानी कि वो दोनों आपस में सट जाती है, एक दूसरे को काट देती है, एक दूसरे से टच हो जाती हैं। यही कहानी होगी जब हम उल्टा जाएंगे। दक्षिण ध्रुव पर बिल्कुल एक ही बिंदु पर मिली हुई है दो लगातार देशांतर रेखाएं, और जब यहां से हम जैसे जैसे विषुवत वृत्त की तरफ बढ़ेंगे, उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और विषुवत रेखा पर जाकर के उनके बीच की दूरी सबसे अधिक हो जाएगी। फिर जब हम उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ेंगे, जैसे से आगे बढ़ेंगे, उनके बीच की दूरी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और उत्तरी ध्रुव पर जाकर उनके बीच की दूरी शून्य हो जाएगी। वो यानी कि वो एक बार फिर से एक दूसरे से मिल जाएंगे। वैसे भी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव बिंदु ही होते हैं। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। अब है कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये समय के लिए इंडिकेटिव है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये आपको पता है। तो जब इसका अर्थ है कि जो पूर्व में देशांतर रेखाएं होंगी, वहां पर सूर्य पहले आएगा, और फिर धीरे धीरे दक्षिण के देशांतर रेखाओं तक सूर्य चढ़ता चला जाएगा। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में सूर्य को कुल 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि अगर 15 देशांतर रेखाएं सूर्य पार कर लिया तो 15 चौका 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का समय लग जाता है। अब दुनिया का कौन सा देश, कौन सी जगह किस देशांतर रेखा पर स्थित है, उसके अनुसार वहां का समय होगा, उसी के अनुसार वहां का समय होगा। अब है कि जाहिर सी बात है कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग स्थान है, वो अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित हैं, इसलिए सबका समय अलग अलग होगा। सभी देशों में सभी जगहों पर सूर्योदय का समय अलग होगा, सूर्यास्त का समय अलग होगा, यानी कि हर समय अलग होगा, समरूपता नहीं आएगी। उस समरूपता को लाने के लिए पूरे विश्व के लिए एक मानक रेखा तो माननी पड़ेगी, ताकि वहां का जो समय है वही समय सभी जगह फॉलो किया जाए। अगर तो वर्ल्ड टाइम की बात करें, विश्व समय की बात करें, तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसको कि प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, वो प्राइम मेरिडियन लंदन के नजदीक एक जगह है ग्रीनविच, वहां पर एक प्रयोगशाला है। उसी ग्रीनविच प्रयोगशाला से होकर के ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो गुजरती है, और वहीं के टाइम को वर्ल्ड टाइम के रूप में घोषित किया गया है। पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जाता है। इस कला में हर देश का स्टैंडर्ड टाइम एक अलग होता है। अब जो हमारा देश है, हमारे देश में 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, यहां के समय को मानक समय माना गया है, और हमारे पूरे देश में वही टाइम लागू होता है। अन्यथा अगर ऐसा हम लोग नहीं माने तो खुद हमारे देश में भी समय को लेकर के गड़बड़ी हो जाएगी, एक समरूपता नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य तो सबसे पहले उदय होगा। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में पड़ता है, और उसके काफी देर बाद गुजरात में जाकर के कच्छ में जो है पोरबंदर में, वहां पर सूर्योदय होगा, यानी कि दोनों के बीच में काफी अंतर हो जाएगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय रहेगा, तो समरूपता कहां से आएगी? इसलिए हमारे देश के ठीक बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, उसको मानक समय माना गया, और वहां के समय को ही पूरे देश में फॉलो अप किया जाता है। अब इस ग्लोब के ऊपर अगर हम लोग देशांतर रेखाएं भी खींच दें,
है ना। तो आप देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं भी खींच दें, देशांतर तो पहले से खींची हुई है, अक्षांश रेखाएं भी खींच दें तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं मिल करके बीच में एक खंड खंड ब्लॉक ब्लॉक बना रही हैं, इसको बोला जाता है ग्रिड। तो अब एक और चीज पर इस पाठ में हम चर्चा करेंगे, वो है हमारे देश की स्थिति कहां है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ये धरती को 2 गोलार्धों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जब हम इस प्राइम मेरिडियन को लेते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दे रहा है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। हमारा जो देश है वो यहां स्थित है, हमारा देश यहां पर स्थित है, यानी कि हमारे देश की जो स्थिति है, भारत की, इंडिया की जो स्थिति है वो यहां है उत्तरी गोलार्ध में। अगर अक्षांश रेखा से बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, और इस प्राइम मेरिडियन से बात करें, विषुवत रेखा के संदर्भ में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बात करें तो हम पहुंच जाते हैं पूर्वी गोलार्ध में। दोनों को मिलाकर बात करें तो हमारा देश स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। हमारा देश कहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यहां हमारा देश स्थित है। ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि दोनों मिल करके बना लिए ये। तो इस वाले हिस्से में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा देश है, और हमारे देश के ठीक बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजर रही है जी, कर्क रेखा है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कर्क रेखा गुजर रही है। और अगर कटिबंधों की बात करें तो इस हिसाब से हमारा आधा देश पड़ गया उष्ण कटिबंध में, यानी कि दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध में, और उत्तर भारत पड़ गया शीतोष्ण कटिबंध में, यानी कि हमारा देश दोनों ही कटिबंधों में स्थित है। जब हम लोग उत्तर भारत में हैं, जब हमारे यहाँ सर्दियां होती है, तब क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी कि सूर्य मकर रेखा की तरफ होता है, विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि वो विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब इस पर चर्चा फिर जब कोई पाठ आएगा हमारे यहाँ ऋतुओं के बारे में, तो वहां पर फिर इसको रिपीट करके बताएंगे कि हमारे यहाँ कैसी ऋतुएं बदलती हैं सूर्य की कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गति की वजह से। तो यहाँ पर आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला जो पाठ है वो समाप्त होता है। बाकी आप किताब से पूरे पाठ को वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा पढ़ें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको याद करें, हर लाइन से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको नोट करें, और उनके सही उत्तर भी नोट करें। पाठ के अंत में जो सवाल दिए गए हैं उनके भी जवाब आप तैयार करें।